हम सब लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। लेकिन जितना सीधा सीधा ये पार्टीशन दिखाया जाता है, सच्चाई उससे कहीं अलग थी। जिन्ना, नेहरू और हरी सिंह तीनों ये बात जानते थे कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 90% पानी कश्मीर में ओरिजिनेट हो रही नदियों से, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब शामिल है, उनसे आता है। नेहरू को लगा कि पाकिस्तान के साथ इस इशू को हल करने के लिए कश्मीर की और बाकी नदियों के पानी के यूज और कंट्रोल को लेकर डिस्कशन करके एक ट्रीटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए। फिर भी लड़ाई के दौरान ट्रीटी को खत्म करने जैसा कोई भी एग्जिट क्लॉज ट्रीटी में नहीं रखा गया। जो अगस्त 2024 में पाकिस्तान को लेटर इशू किया है, उसमें फिर से फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। हाय दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। लेकिन जितना सीधा सीधा ये पार्टीशन दिखाया जाता है, सच्चाई उससे कहीं अलग थी। आज़ादी से पहले भारत का कुछ हिस्सा डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता था और कुछ जो आप मैप में देख रहे हैं उस पर राजा महाराजाओं का रूल था, जिसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। आज़ादी के कुछ समय पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर सभी प्रिंसली स्टेट्स के आगे एक प्रस्ताव रखा कि या तो वो आज़ादी के बाद नए मुल्क पाकिस्तान में जुड़ जाएं या फिर वो भारत का ही हिस्सा बने रह सकते हैं, और अगर वो खुद इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनना चाहें तो वो भी ऑप्शन उनको दिया गया था। ऐसे में सरदार पटेल ने ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के साथ डिस्कशन करके उनको भारत में जुड़ने के लिए कन्विंस कर लिया। आगे चलकर इन सभी प्रिंसली स्टेट्स ने लेटर ऑफ एक्सेशन के एग्रीमेंट पर साइन करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना लॉ माना। कश्मीर के राजा हरी सिंह से भी बात हुई थी, लेकिन वो नेहरू की लीडरशिप पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। उनको शुरू से ही लगता था कि नेहरू अपने दोस्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो भी कश्मीर को लेकर बहुत डेस्परेट हो रहे थे। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा उनके डेस्परेशन का कारण, लेकिन राजा जिन्ना को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से उनको डिसीजन लेने में काफी समय लग रहा था। मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई, लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं हो पाया। ऐसे में 15 अगस्त को कश्मीर एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की तरह उभर कर आया। जिन्ना, नेहरू और हरी सिंह तीनों ये बात जानते थे कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 90% पानी कश्मीर में ओरिजिनेट हो रही नदियों से, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब शामिल है, उनसे आता है। ये एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना की नज़र शुरू से ही कश्मीर पर पड़ी हुई थी। इसीलिए जिन्ना इतने डेस्परेट थे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए। पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर के कबालियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। इसमें कई लोगों की जान गई, जिसमें बच्चे और बूढ़े दोनों शामिल थे। इन घुसपैठियों ने वहां की औरतों के साथ भी कई नीच हरकतें की। 2 दिन में ही ये फौज बारामुल्ला, जो कि श्रीनगर से बस 50 किलोमीटर ही दूर था, वहां पहुंच गई थी। ऐसे में राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री वीपी मेनन को भारत से मदद मांगने के लिए बोला, लेकिन क्योंकि कश्मीर अभी भारत का हिस्सा नहीं बना था, इसी वजह से उस समय होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए अग्रीमेंट भेजा, ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सके, ताकि भारत की फौज कश्मीर को इस क्राइसिस सिचुएशन से निकाल सके। उसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को इस एग्रीमेंट पर साइन होते ही पूरा का पूरा कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इसके बाद भारत ने बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया। भारत की तरफ से इतनी तेज और जोरदार प्रहार हुआ जिसकी गूंज ने इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी हुकूमत को हिला दिया। इंडियन आर्मी चीफ के मना करने के बाद भी उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को यूएन में ले गए और यूएन की बात मानकर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैब्लिश कर दी, जिसके चलते जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक के लिए भारत की सेना पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी गई। अब कश्मीर के एक हिस्से पर, जो आप मैप में देख सकते हैं, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी तब से अब तक पैर जमा कर बैठी हुई है। इस इंसिडेंट के बाद नेहरू को लगा कि पाकिस्तान के साथ इस इशू को हल करने के लिए कश्मीर की और बाकी नदियों के पानी के यूज और कंट्रोल को लेकर डिस्कशन करके एक ट्रीटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ 1950 से ही इस पर मीटिंग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में उस समय फील्ड मार्शल आयूब खान का आर्मी रूल था। इन्हीं सब डिस्कशंस के बीच दुनिया की सबसे बड़ी वन साइडेड ट्रीटी, द इंडस वाटर ट्रीटी के नियम तय किए गए। मैं इसे वन साइडेड क्यों कह रही हूँ, ये आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि किस तरह 6 नदियों का पानी, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं, उसको भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जाए। ये सारी नदियां भारत से ही निकलती हैं। इनमें से सिंधु नदी को छोड़कर, जिसका सोर्स तिब्बत में है, बाकी 5 का तो ओरिजिन ही भारत में होता है। और उस समय ये बात तो सब जानते थे कि भारत के जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के लिए ये नदियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि फाइनली इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को अमन की आशा में एज फ्री भी दे दिया गया। यानी 208 बिलियन क्यूबिक मीटर में से 167 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी
पाकिस्तान को यूज के लिए मिल गया और सिर्फ 40 बिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी भारत को मिला। इसका मतलब भारत अब अपनी ही नदियों का मेजॉरिटी पानी खुद के लिए यूज ही नहीं कर सकता था। मतलब लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और यहाँ तो आप खुद ही कुल्हाड़ी पर कूद गए। 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब जो कश्मीर से निकलती है वो तो पूरी पाकिस्तान को ही सौंप दी गई। सिंधु जिसके नाम पर ही हिंदू और इंडिया ये नाम निकल कर आया, अब इस ट्रीटी के चलते उसके पानी का यूज पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। और तो और इस ट्रीटी को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाया गया कि आगे आने वाले समय में भी इसको कोई तोड़ ना पाए। इसी के लिए इसमें वर्ल्ड बैंक जिसका कोई रोल भी नहीं था, उसे भी बिना वजह ट्रीटी में एज थर्ड पार्टी की तरह साइन करवाए गए। ट्रीटी के प्रियम्बल में मेंशन है कि ट्रीटी पीस और कॉपरेशन पे डिपेंडेंट है। फिर भी लड़ाई के दौरान ट्रीटी को खत्म करने जैसा कोई भी एग्जिट क्लॉज ट्रीटी में नहीं रखा गया। और वो तो छोड़िए, ट्रीटी को साइन करने पाकिस्तान लीडरशिप को भारत नहीं बुलाया गया, बल्कि 19 सितंबर 1960 को खुद हमारे उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू कराची पाकिस्तान गए। अब इस ट्रीटी की वजह से कश्मीर, जहाँ की आबादी का लगभग 70% भाग एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलाय करता है, जहाँ की केसर आज पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ के किसान हर साल पानी की कमी होने की वजह से परेशानी में आ रहे हैं। सर रतन टाटा ट्रस्ट और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर साल जम्मू एंड कश्मीर को इस ट्रीटी की वजह से 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मुसीबत केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है। कश्मीर, जहां सिंधु, झेलम, चिनाब जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी का एक नेट एक्सपोर्टर हो सकता है, वो खुद आज हर साल लगभग 1800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्दर्न पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से परचेज करता है। पिछले साल ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली में 18 घंटों का पावर कट हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों में वहां रह रहे बूढ़े लोगों को, स्पेशली जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको बहुत समस्या हुई है। सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, वहां बच्चों की एजुकेशन और टूरिज्म पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ है। कश्मीर में तो पानी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां की स्टेट असेंबली में इस ट्रीटी को एब्रोगेट करने की डिमांड कई बार रेज हो चुकी है। जो 3 नदियां भारत के हिस्से में आई, अगर उसमें हम सतलुज को देखें तो उसके पानी को शेयर करने के लिए कई कैनाल सिस्टम्स जैसे कि इंदिरा गांधी कैनाल बनाए गए हैं, ताकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, वैसे वैसे हर स्टेट नदी के पानी पर ज्यादा रिलाय करने लगा है। इसीलिए पानी की शेयरिंग को लेकर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे सतलुज यमुना कैनाल, जिसका मकसद पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज नदी के पानी के शेयरिंग को बढ़ाना है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी ना होती या फिर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस को सही से बनाया गया होता, तो इन सभी स्टेट्स को सरप्लस फ्रेश वाटर मिल जाता। खास तौर पर राजस्थान को, जहां पर आज भी पीने के पानी को लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, गर्मी में लंबी लंबी लाइन में लगा रहना पड़ता है। ये नीति आयोग ने एक मैप जारी किया है, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत का मेजॉरिटी एरिया इज अंडर क्रिटिकल वाटर स्ट्रेस, यानी फ्रेश वाटर की एक्यूट शॉर्टेज है। भारत एक वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा फ्रेश वाटर कंट्री है। पर कैपिटा एक मेजर है जो ये बताता है कि भारत के हर नागरिक को कितने लीटर फ्रेश वाटर मिलता है। जहां एक तरफ ग्लोबल एवरेज सालाना 5,500 क्यूबिक मीटर्स का है, वहीं भारत का सिर्फ 1,300 क्यूबिक मीटर्स ही है। यानी भारत में रह रहे लोगों को 4 गुना कम पानी मिलता है बाकी जगह रह रहे लोगों से। ट्रीटी के हिसाब से पानी के यूज पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ROR यानी रन ऑन रिवर सिस्टम्स बनाने पर कोई रोक नहीं थी। रन ऑन रिवर सिस्टम्स डैम्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उसमें रिजर्वायर जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है वो नहीं होता। रनिंग रिवर पर ही बड़ी बड़ी टरबाइन लगाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इसलिए भारत ने इन नदियों के पानी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए रन ऑन रिवर सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए। 1987 में भारत ने जब झेलम पर वुल्लार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के साइड से बहुत विरोध हुआ। इवन इसकी वजह से प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस भी बहुत हिल गई। सेम ही 1996 में बगलियार प्रोजेक्ट के साथ भी हुआ। इस बार ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा था। इस पर भी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिव था। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और बाकी इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट का डिसीजन इंडिया के फेवर में ही आया, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। इसी वजह से और भी प्रोजेक्ट्स जैसे किशनगंगा, रातल, लोअर कलनाई जैसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। ये सारे प्रोजेक्ट जब भी भारत एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के साइड से बार बार पुशबैक आता है। इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और जनरल यूजेज के लिए 3.6 MAF तक स्टोरेज क्रिएट करने की परमिशन मिली थी, लेकिन बार बार पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस की वजह से अब तक इंडिया ने इस कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं किया है। 18,000 मेगावाट पावर जनरेशन पोटेंशियल में से सिर्फ 18% यानी 3,000 मेगावाट प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हो पाए हैं, और साथ में इन नदियों का पानी भी एफिशिएंटली अभी तक यूज नहीं हो पाया है। इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी तो उस समय
क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसीलिए आज ये ट्रीटी पूरी तरह आउटडेटेड हो चुकी है। इन्हीं सब इश्यूज के चलते 30 अगस्त 2024 को भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर भेजकर 64 साल पुरानी IWT के टर्म्स को रीलुक करने की डिमांड की है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने ऐसा फैसला लिया हो। इससे पहले जनवरी 2023 में भी इंडिया ने ट्रीटी के आर्टिकल 12.3 के अंडर पाकिस्तान को फॉर्मल रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन नोटिस भेजा था, जिसमें नेगोशिएशन का मेन रीजन था फंडामेंटल एंड अनफोर्सीन चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, जिसके 3 मेन रीजंस थे। चेंजेस इन डेमोग्राफी, इंडियाज नीड ऑफ क्लीन एनर्जी टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, क्रॉस बॉर्डर टेरर कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रीटी के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए एक 3 टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऐड किया गया था, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने के लिए 3 ग्रेड्स बनाए गए। सबसे पहले डिस्प्यूट को PIC यानी परमानेंट इंडस कमीशन के लेवल पर रिजॉल्व करने की अटेम्प्ट की जाती है, जहां दोनों देशों के असाइन कमिश्नर्स आपस में बैठकर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। अगर PIC लेवल पर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो वर्ल्ड बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की जाती है। अगर इशू वहां पर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर एक यूनिवर्सल कोड, जिसको कोड ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं, जो वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज में डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, उसमें डिस्प्यूट को डिस्कस किया जाता है। 2016 में उरी हमले के रिस्पॉन्स में भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने किशनगंगा और रैटल प्रोजेक्ट्स के डिजाइन्स को लेकर ऑब्जेक्शंस उठाए थे और वर्ल्ड बैंक से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने खुद ही अपनी रिक्वेस्ट विड्रॉ कर ली और केस को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर करने की डिमांड की। दूसरी साइड इंडिया ने भी डिस्प्यूट को डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की रिक्वेस्ट की। बार बार नेगोशिएशंस के फेल होने के बाद अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही रिक्वेस्ट, यानी इंडिया की न्यूट्रल एक्सपर्ट और पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया, क्योंकि ट्रीटी के अकॉर्डिंग पैरेलल प्रोसीडिंग जैसा कोई लॉ ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व होगी। इसीलिए इस बार भारत ने जो अगस्त 2024 में पाकिस्तान को लेटर इशू किया है, उसमें फिर से फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप आर्टिकल 52 देखोगे वियना कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ ट्रीटी का, तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कोई भी देश डेटा एंड प्रूफ शो करके एक ट्रीटी को यूनिलैटरली एब्रोगेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल चेंज इन ग्राउंड सर्कमस्टांसेस। अब आगे देखना है कि फाइनली इसका क्या और कब तक रिजल्ट आता है। जल है तो जीवन है दोस्तों, इसलिए आप भी कहीं अगर अपने आसपास पानी की वेस्टेज होते देखें तो उस पर एक्शन लें। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी से ही बना है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक भारत अपनी पानी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी अवेयरनेस ही हमारी ग्रोथ की चाबी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल अनंत्या को ज़रूर फॉलो करें। आपको क्या लगता है कि हम सब मिलकर या गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है ताकि पानी की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो सके? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम आपके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑन अवेयरनेस।